हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति में नियम बनाने की शक्ति और उसके बाद में सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर और डिस्क्रेशनरी पावर यानी कि विवेक शक्ति। अब तक की क्लासेज में हमने राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति को पद से हटाना, शपथ, कार्यकाल, उसका निर्वाचन, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, अध्यादेश शक्ति, न्यायिक शक्ति और उसके साथ साथ हमने सांसदों से संबंधित, हमने अयोग्यता से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ी। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की पावर टू मेक रूल्स। राष्ट्रपति संसद से संबंधित, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित और अपने से संबंधित और सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बनाता है। तो उसे हम कहते हैं नियम बनाने की शक्ति, यानी कि पावर टू मेक रूल। अब यहां पर आप देखिए पावर टू मेक रूल क्या कह रहा है। यह कह रहा है द प्रेसिडेंट मेक रूल रिगार्डिंग फंक्शन टू बी डन हिज नेम, यानी कि भारत सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं और ये कार्य राष्ट्रपति के नाम से जब संचालित होते हैं तो उसके बारे में नियम जो है कुछ न कुछ काम करते हैं, तो वो नियम बनाने की शक्ति है। मेकिंग रूल रिलेटेड टू गवर्नमेंट, सरकार से संबंधित जो है, गवर्नमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होती है ना, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, उसके बारे में, सर्विस कंडीशन के बारे में राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। मेकिंग रूल फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, कुछ परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक होती है। जॉइंट सिटिंग यानी कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक के लिए कुछ नियम राष्ट्रपति चाहे तो बनवा सकता है और हर चीज के संसद में, कार्य प्रणाली में नियम होते हैं। सारी चीजें संविधान में नहीं होती है, कुछ चीजें नियमों के अंतर्गत भी संचालित होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे मिलिट्री पावर, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। मिलिट्री पावर में राष्ट्रपति हेड ऑफ मिलिट्री होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति, और यह मिलिट्री पावर के नाम से जानी जाती है। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 क्लॉज 2, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मड फोर्सेज, यानी कि अनुच्छेद 53(2) कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम सैन्य कमांडर होगा। और यही कारण है कि जितने भी सेना में बड़ी भर्तियां होती है, सैन्य अधिकारियों की नियुक्तियां होती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। डिक्लेयर वार एंड मेक पीस, वार और पीस यानी कि देश में शांति स्थापित करना और युद्ध की घोषणा करना, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देती है इसके लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर या हिंदी में कहें कूटनीतिक शक्ति। कौन सी शक्ति? कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। कूटनीति क्या होती है? यहां समझने वाली बात यह है कि कूटनीति का मतलब होता है ऐसी नीति, नीति का मतलब कार्य और कूट का मतलब कोडिंग। इस कूट का मतलब होता है रहस्यपूर्ण तरीके से, जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अपने देश के फायदे के लिए दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करना कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी होती है। तो डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति अपॉइंट डिप्लोमेट्स, दूसरे देशों में डिप्लोमेट अपॉइंट करता है। डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। एंड एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, इनकी नियुक्तियां विदेशों में की जाती है। एम्बेसडर राजदूत होता है, हाई कमिश्नर उच्चायुक्त होता है और डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ होता है।
डिप्लोमेट कभी कभार नियुक्त किए जाते हैं जब किसी देश के साथ विशेष डील करनी होती है, तो भारत से अपने देश से दूसरे देश में एक डिप्लोमेट भेजा जाता है उस देश की सरकार से बातचीत करने के लिए। जैसे जापान से भारत का डिप्लोमेट गया था कि आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन वाली, भारत में अगर आप चलाते हो तो आपको बड़ा फायदा मिल सकता है उसका। आपने तो अपने यहाँ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लिया, अब इसका पैसा कमा सकते हो आप चाहो तो जापान का फायदा दिखाया उसने, जापान का फायदा, हमारा फायदा नहीं। और अब हमारे यहाँ पर बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने सीख लिया उस टेक्नोलॉजी को, बुलेट ट्रेन बनती कैसे, उसके बाद हम खुद ही बना लेंगे। तो इसे कहते हैं कूटनीति, डिप्लोमेटिक पावर। एम्बेसडर यानी कि उच्चायुक्त वो उन देशों में दूतावास के हेड होते हैं जो देश कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं रहे हैं। यानी कि राजदूत उन देशों में भारत के दूतावास का मुखिया होता है जो देश कभी न कभी भी ब्रिटेन का गुलाम या ब्रिटेन का उपनिवेश या राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। जो देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं वो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। उन देशों में दूतावास का जो हेड होता है उसको बोलते हैं उच्चायुक्त, या इंग्लिश में कहें तो हाई कमिश्नर। तो ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति है। उसके बाद में आती है डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी नाम से पता लग रहा है, डिस्क्रेशनरी शब्द का मतलब होता है विवेक, विवेक शक्ति। राष्ट्रपति के पास कुछ परिस्थितियों में विवेक शक्ति है, और ये जो विवेक शक्ति है, ये जो डिस्क्रेशनरी पावर है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति बिना किसी मंत्री परिषद की सलाह लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है अपने विवेक से। विवेक शब्द का मतलब होता है बुद्धि। अपनी बुद्धि से राष्ट्रपति कुछ कंडीशन में कार्य करता है जिसमें उसको कोई सलाह नहीं देता है। अब हमारे यहां पर तो संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अनुसार अपने सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया था, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि राष्ट्रपति को बिना सलाह लिए निर्णय करना पड़ता है, उसे कहते हैं विवेक शक्ति। संविधान में राष्ट्रपति की विवेक शक्ति का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति में बड़ा अंतर है पावर में, कि राज्यों का राज्यपाल संविधान के अंतर्गत विवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है, यानी कि राज्यपाल को संविधान विवेक शक्ति, डिस्क्रेशनरी पावर देता है, लेकिन राष्ट्रपति को संविधान में विवेक शक्ति नहीं है। यह कुछ परिस्थितियों के आधार पर इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि विवेक शक्ति के मामले में राष्ट्रपति से बड़ा है राज्यपाल, विवेक शक्ति के मामले में। देखो, दिस पावर इज नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द प्रेसिडेंट कैन यूज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। सर्टेन सर्कमस्टेंसेज का मतलब है कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है तो राष्ट्रपति इनका इस्तेमाल करता है, लेकिन संविधान में यह क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी है और कितनी है। द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यह कह रहा है जो राज्यों के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, उनकी विवेक शक्ति संविधान के अंदर लिखी हुई है आर्टिकल 163 में। अनुच्छेद 163 में लिखा है कि राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति को छोड़कर बाकी सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। राज्य में है ये। और राष्ट्रपति के लिए यही बात अनुच्छेद 74 में है, 74 में, कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। इसलिए कहते हैं कि राज्यपाल की विवेक शक्ति राष्ट्रपति से भी ज्यादा है। डिस्क्रेशनरी पावर में
आता है कि अगर किसी आम चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण मेजोरिटी, फुल बहुमत न मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। उस समय राष्ट्रपति को सलाह कोई नहीं देता है। देखो, इफ नो पार्टी गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अगर किसी भी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत न हो आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, then the president can appoint the prime minister at his discretion, अपने विवेक से वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। सिंपल है, दोबारा बता रहा हूं। लोकसभा के चुनाव हुए, विभिन्न पार्टियों ने अपना भाग्य आजमाया, लेकिन नियम यह कहते हैं कि जिस पार्टी को आधे से ज्यादा सीटें मिल गई उस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन यहां किसी भी पार्टी को आधे से ज्यादा सीट नहीं मिली तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को या जिसके ऊपर राष्ट्रपति को भरोसा है उस नेता को बुलाकर प्रधानमंत्री की शपथ दिला सकता है और फिर उसे कहेगा 30 दिनों का टाइम है, अंडर 30 डेज आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर दें, गठबंधन बनाकर या जैसे भी। तो ये राष्ट्रपति की क्या है, विवेक शक्ति। नेक्स्ट देखो, इफ द गवर्नमेंट लॉस हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा, then the president will dissolve the council of minister। डिजोल्व है, डिजोल्व का मतलब होता है भंग करना। अगर मंत्री परिषद ने, सरकार ने लोकसभा में कभी भी अपना बहुमत खो दिया हो, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसकी नहीं रही हो, तो राष्ट्रपति ऐसी मंत्री परिषद को भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री को सबको बर्खास्त कर सकता है। दैट इज डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस पावर नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट सम सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट कैन यूज दिस पावर। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन संविधान में क्लियर नहीं है। इफ नो पार्टी इज एबल टू सिक्योर मेजोरिटी इन लोकसभा द प्रेसिडेंट कैन डिजोल्व द लोकसभा। डिजोल्व, भंग कर सकता है। अगर लोकसभा के आम चुनाव के बाद में कोई भी पार्टी इस लायक नहीं बचे कि बहुमत साबित कर दे वो, तो राष्ट्रपति के पास अंतिम ऑप्शन होता है कि लोकसभा को भंग करके आम चुनाव की घोषणा कर देना। दोबारा आम चुनाव करवाए जाएंगे लोकसभा के। फिर आम चुनाव में भी अगर किसी को पूर्ण मेजोरिटी नहीं मिले और कोई भी पार्टी योग्य नहीं है बहुमत साबित करने के लिए, तो फिर भंग करके दोबारा चुनाव होगा, फिर भंग किया जाएगा। यानी कि सरकार उसी को मिलेगी, सत्ता उसी को मिलेगी जिसके पास लोकसभा में आधे से ज्यादा सीटें हैं। ये आधे से ज्यादा सीटें वो गठबंधन बनाकर 2-3 पार्टियां मिलकर भी कर सकती है। द प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर द प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव हिज मेजोरिटी। राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को यह आदेश दे सकता है कि लोकसभा में अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर प्रधानमंत्री बहुमत सिद्ध करने को मना कर दे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। दैट इज डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ ए गवर्नमेंट दैट हैज लॉस्ट मेजोरिटी does not resign, the president can dismiss that government। अगर सरकार बहुमत खो दे, अपना लोकसभा में बहुमत खो दिया और वो त्याग पत्र भी न दे, तो ऐसी सरकार को डिसमिस कर देगा राष्ट्रपति, हटा देगा, बर्खास्त कर देगा प्रधानमंत्री को। On the basis of information under Article 78, the President can exert moral
प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अनुच्छेद 78 78 में लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कार्यों की सूचना प्राप्त कर सकता है और जनहित में प्रधानमंत्री पर नैतिक दबाव बना सकता है कि जनहित में आपने काम क्यों नहीं किया, आप काम कीजिए जनहित में। तो यह भी राष्ट्रपति की विवेक शक्ति है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से यह आदेश दे सकता है कि अपना काम कीजिए जनहित में, कल्याणकारी योजनाएं आपकी प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रही है और अच्छा बनाइए इसको। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 78 द प्रेसिडेंट कैन एक्सर्ट मोरल प्रेशर नैतिक दबाव बना सकता है ऑन द किस पर, सरकार पर, इन पब्लिक इंटरेस्ट लोकहित में। इफ द प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट देखो, इफ द प्राइम मिनिस्टर डाइज एंड पार्टी अनेबल टू इलेक्ट लीडर द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए न्यू प्राइम मिनिस्टर हिज डिस्क्रेशन। अगर प्रधानमंत्री का निधन हो जाए, प्रधानमंत्री का निधन हो जाए, इफ द प्राइम मिनिस्टर डाइज, प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है और पार्टी अपना नया नेता चुनने में सक्षम नहीं है, वो कंफ्यूज है कि मैं नया नेता किसको चुनूं या नहीं चुनूं, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक से उस पार्टी के किसी नेता को बुलाकर प्रधानमंत्री की शपथ दिला सकता है। जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था अपने विवेक से, क्योंकि पार्टी खुद ही कंफ्यूज थी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। ज्ञानी जेल सिंह ने कहा कि आओ राजीव, आप लीजिए इस जगह। तो इस प्रकार से ये विवेक शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो, राष्ट्रपति का वीटो पावर हमने पढ़ा था। वीटो पावर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? निलंबन वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो, जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। ये सारी की सारी वीटो राष्ट्रपति की विवेक पर ही डिपेंड है। संविधान में स्पष्ट नहीं है वीटो शब्द, और इसलिए कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति इनका इस्तेमाल करके किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक देता है। वीटो शब्द का मतलब होता है रोकना, निषेध करना। द वीटो पावर इज ऑल्सो द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वीटो पावर जो है यह भी एक डिस्क्रेशनरी पावर है राष्ट्रपति की। कौन सी पावर है? विवेक शक्ति है। चलिए, तो ये हमने जो पढ़ा था वो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी। अब हम आगे जो बात करेंगे, आगे जो बात करने वाले हैं वो राष्ट्रपतियों की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं? राष्ट्रपतियों की। यानी कि कौन व्यक्ति कब और कितने कार्यकाल की राष्ट्रपति बना, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति अब तक कौन कौन बने हैं। तब तक के लिए जय हिंद।